एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं DSSB TGT साइंस के सॉल्यूशन को। इस सॉल्यूशन में हम केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज ड्राई आइस बिकॉज, कि भाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं। इसके लिए देखो आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है और इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना है कि दोनों ठीक है, एक ठीक है या दोनों ही ठीक नहीं है। इट इज़ स्टोर अंडर एक्सट्रीम लो प्रेशर टू सॉलिडिफाई इट, कि भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखते हैं बहुत ही लो प्रेशर पे टू सॉलिडिफाई इट, ताकि वो क्या रहे, सॉलिड फॉर्म में रहे। सेकंड पॉइंट आपको गिवन है, इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैशियस स्टेट, कि भाई ये डायरेक्ट क्या होता है, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है जब आप क्या करते हो, प्रेशर को डिक्रीज कर देते हो 1 atm तक विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट। यानी कि डायरेक्ट क्या हो गया है, सॉलिड से गैशियस स्टेट में चेंज हो गया है जब आपने क्या किया है, प्रेशर को 1 atm कर दिया है। और ये जो डायरेक्ट सॉलिड से गैशियस में कन्वर्ट हुआ है, इसमें लिक्विड स्टेट में ये कन्वर्ट नहीं होता है। आपने जनरली क्या देखा है, देखो आइस होती है, आइस कौन सी फॉर्म में होती है, सॉलिड स्टेट में। आइस कौन सी फॉर्म में होता है भाई, कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड में। जब ये मेल्ट होता है, ठीक है, तो मेल्ट होने के बाद ये पहले क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। लिक्विड स्टेट में आने के बाद ये क्या करता है भाई, यहाँ पर इसके वेपर बनते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, पहले क्या था, सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बना और लिक्विड से क्या बन रहा है, वेपर फेज बन रहा है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने प्रेशर को क्या कर दिया है, 1 atm कर दिया और ये डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन गया है, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। और कंडीशन क्या दिया आपने, 1 atm। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है। तो देखो, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे भाई, बाय चेंजिंग देयर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर, ये दो फैक्टर्स हैं जिनको आप चेंज करके किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसी के बेसिस पे वो सॉलिड, लिक्विड और गैशियस में इस तरह से कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सप्लेनेशन है। क्या दिया हुआ है, देखो, हैव यू हर्ड अबाउट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, की क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। क्या दिया हुआ है, देखो, इट इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर। सबसे पहला पॉइंट ही तो क्या बताया इन्होंने कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम स्टोर करके रखते हैं भाई, कब, हाई प्रेशर पे। तो फर्स्ट पॉइंट तो देखो वैसे ही रॉन्ग हो गया। इसने क्या बोल दिया, लो प्रेशर पे स्टोर होता है, तो फर्स्ट तो क्या हो गई, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। आगे देखो क्या बताया कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैशियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 atm विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट, कि भाई सॉलिड जो CO2 रहता है उसे हम डायरेक्ट गैशियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कब, जब हम प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो देखो यहाँ पर आपको जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ऐसी ही दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस इज रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। यही रीज़न होता है कि हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा भाई, फर्स्ट तो रॉन्ग है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन 2 क्या हो गया भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। और आगे देखो क्या बताया गया है कि बाय अप्लाइंग, मतलब चेंजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। हम सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर इट विल बी लिक्विड, सॉलिड और गैशियस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्लाज्मा स्टेट के बारे में पूछा गया है कि प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस को देखने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है। जनरली आपने 3 स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ा है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। यहाँ पर हम प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन 2 स्टेट और होती है जिसमें से प्लाज्मा के बारे में क्वेश्चन है, तो इसी को यहाँ पर एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखो प्लाज्मा स्टेट जो रहती है उसमें क्या होते हैं अभी, कैसे पार्टिकल्स होते हैं, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज गैस। यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स रहते हैं कैसे होते हैं, आयनाइज होते हैं और गैशियस पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पर इसके एग्जांपल्स है क्या, फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स। इन दोनों ही बल्ब में क्या होती है, गैस होती है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब रहती है यहाँ पर कौन सी गैस रहती है, हीलियम गैस और सम अदर गैस। और जो नियॉन साइन ट्यूब बल्ब्स रहते हैं इसमें कौन सी गैस होती है, नियॉन गैस होती है। ये जो गैस होती है ये क्या होती है, आयनाइज होती है एंड गेट्स चार्ज, और ये चार्ज होती है व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज फ्लोज थ्रू इट। जब इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है तो ये चार्ज होती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट
क्रिएट्स अ प्लाज्मा। ये जो चार्ज होता है इससे क्या होता है, एक स्टेट बनती है, प्लाज्मा बनता है। ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, यानी कि जो भी ट्यूब है, बल्ब है, इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये चार्ज होकर एक प्लाज्मा क्रिएट होता है। जो प्लाज्मा क्या करता है भाई, ग्लो करता है। और ये जो प्लाज्मा होता है एक स्पेशल कलर के साथ ग्लो करता है। ग्लो मतलब क्या, चमकता है, शाइन होती है। तो एक स्पेशल कलर के साथ ये ग्लो करेगा। अब ये कौन सा कलर होगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। किस पे डिपेंड करता है भाई, नेचर ऑफ गैस पे, कि गैस का नेचर कैसा है। अब यहाँ पर देखो इसके एग्जांपल्स बताए गए हैं। द सन एंड द स्टार्स ग्लो, ये सन और स्टार ग्लो करते हैं बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। इसके अंदर क्या होता है, सन और स्टार्स में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। ये जो प्लाज्मा क्रिएट होता है कब होता है भाई, हाई टेम्परेचर पे होता है। तो देखो इस स्टेंजा से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या देखो, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यही दिया हुआ है कि एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड फॉर्म ऑफ आयनाइज गैसेज। सेकंड ऑप्शन गिवन है स्टेबल एंड अनचार्ज न्यूट्रॉन। तो देखो कुछ न्यूट्रॉन के बारे में तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई है, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन गिवन है एक्सट्रीमली चार्ज पार्टिकल ऑफ गैसेज वेरी लो टेम्परेचर। तो देखो अभी बताया यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया भाई, रॉन्ग हो गया। फोर्थ आपको गिवन है एक्सट्रीमली स्टेबल पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एंड चार्ज पार्टिकल ऑफ अ नोबल गैस अंडर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो देखो ना तो लो टेम्परेचर होता है और ना ही यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है भाई, गैशियस पार्टिकल्स होते हैं ये। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इसका वो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये आपको देखो फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि जो प्लाज्मा स्टेट रहती है वो कैसी होती है, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। किसके होते हैं, आयनाइज गैसेस के होते हैं। और देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, सन एंड स्टार्स में जो होती है वो कौन सी स्टेट प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा। कैसा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन ट्यूब के बारे में पूछा जा सकता है, इनमें कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है। तो देखो इस पैराग्राफ से ही प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जो दिया हुआ है काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। यहाँ पर देखो आइस का मेल्टिंग पॉइंट पूछा है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, यानी कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। अब यहाँ पर देखो आइस का मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, अगर मैं सेल्सियस में बात करूँ तो वो कितना होता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को अगर आप कैल्विन में बात करो तो वो कितना होता है, 273.15 कैल्विन होता है। इसे अप्रोक्सीमेटली 273 कैल्विन भी लिख सकते हैं। और इसी को अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूँ तो ये कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 4, 273.15 कैल्विन। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एज स्टेटेड बाय प्राउस्ट। यहाँ पर देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में पूछा है कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ही समझते हैं कि ये क्या होता है, इसके बाद हम ऑप्शंस पे जाएंगे। तो देखो इन अ गिवन कंपाउंड, यानी कि कोई भी जो गिवन कंपाउंड होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या किया, वाटर ही ले लिया। अगर मैं वाटर के अंदर रेशो की बात करूँ, मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन दोनों के रेशो की बात करूँ, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का जो मास है वो क्या है, 2 है। एक हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है तो कितना हो जाएगा, 2। और एक ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 16। दोनों के रेशो लेने हैं मुझे मास के, तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल रेशो में 1:8। यानी कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के साथ 8 पार्ट ऑफ क्या है भाई, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 10 हम ये बोल सकते हैं कि अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर है, अगर मैं इसको डिकम्पोज करती हूँ, टोटल कितना बनेगा, ये 9 ग्राम बन जाएगा। तो ये जो 9 ग्राम ऑफ वाटर है, अगर मैं इसे डिकम्पोज करती हूँ तो डिकम्पोज करने के बाद क्या होगा, इसमें 1 ग्राम तो क्या होगा भाई, हाइड्रोजन होगा। 1 ग्राम क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। और 8 ग्राम, यहाँ पर 8 ग्राम क्या होगा भाई, ऑक्सीजन होगा। एज ऑलवेज ऑब्टेन, हमेशा ही यही रेशो मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये वाटर का जो रेशो है इट इज़ ऑलवेज सेम, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स की आपने वाटर कहाँ से लिया है। आप चाहे टैप वाटर लो, आप चाहे रेन वाटर लो, आप चाहे मिनरल वाटर की जो बॉटल्स आती है वो वाला वाटर लो, हमेशा ही वहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो रहेगा इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं। आप इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। यहाँ पर अगर जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है,
तो अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप अगर इसको नेचर में देखते हो तो इसका जो रेशो मिलेगा यहाँ पर CO2 का, देखो कैसे मिलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है भाई, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पर 2 एटम है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 32। तो सिंपल रेशो में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3 और ये 8। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 ग्राम जब कार्बन होगा, 3 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ हमेशा ही क्या होगा भाई 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा, तभी ये क्या बनेगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो अब चाहे इस CO2 को ऑब्टेन करने का सोर्स कुछ भी हो, आप कैंडल को बर्न करो वहाँ से CO2 गैस जो रिलीज़ होती है, ठीक है, किसी और सब्सटेंस को बर्न करने से, या फिर नेचर में जो CO2 देखते हो उसका सोर्स चाहे कुछ भी हो CO2 का, बट CO2 का जो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो रहेगा मास का, इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम की बात की है, तो अभी मैंने समझाया यहाँ पर वॉल्यूम का तो कुछ था ही नहीं, किसके बारे में बात हो रही थी, मास के बारे में, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन देखो इसमें क्या दिया है, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय हीट। अब हीट की भी कुछ बात नहीं हुई, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन आपको दिया है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो देखो मास की रिगार्डिंग हमने बात की थी, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यही क्या आ गया भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और इसमें से ये पूछा है कि कौन सा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट नहीं है। तो अब देखो ये आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हो जब आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के सारे ही पोस्टुलेट्स पता हो। तो हम एक बार सारे ही क्या करते हैं, पोस्टुलेट को रिवाइज करते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट क्या है। तो देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी all matter whether an element a compound a mixture is composed of small particles called atom। उसने क्या बताया कि जितने भी मैटर हैं, चाहे वो एलिमेंट से बने हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, ठीक है, उन सब की जो बेसिक यूनिट है वो किससे क्या है भाई, वो किससे मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं। एंड द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज, यहाँ पर देखो कुछ अभी पोस्टुलेट्स दिए हैं। फर्स्ट आपको क्या बताया, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि सभी मैटर यानी कि कोई भी मैटर हो सब क्या है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और उन टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और एटम्स ही क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ना तो ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ना ही क्रिएट हो सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसने बोला है कि किसी भी गिवन एलिमेंट के जो एटम्स रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड एलिमेंट लिया है, ठीक है, आपने क्या किया है, गोल्ड एलिमेंट लिया है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU। अब इस एलिमेंट के जितने भी गोल्ड के एटम्स बनेंगे, जितने भी गोल्ड के क्या हैं भाई एटम्स है, सभी एटम्स का जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी वो क्या रहती है, सेम रहती है। ये मास में भी सेम होते हैं, यानी कि गोल्ड के एटम का जो मास आएगा वो सेम रहेगा। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या रहती है, सिमिलर रहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसने क्या बताया यहाँ पर कि अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट्स लेती हूँ तो उन डिफरेंट एलिमेंट्स का जो मास है वो डिफरेंट होगा और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है और एक आपने सिल्वर लिया, सिल्वर का जो सिंबल होता है मेटल का वो क्या होता है भाई, AG होता है। तो यहाँ पर आपने दोनों एलिमेंट जो लिए हैं, इन दोनों एलिमेंट के एटम्स लिए। अब गोल्ड के एटम का मास और सिल्वर एटम का जो मास है वो दोनों क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। गोल्ड अलग केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा, सिल्वर अलग केमिकल बिहेवियर शो करता है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे तो वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। कि एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, वो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करते हैं। ऐसे नहीं कंबाइन करते कि हाफ
मतलब एटम है, ठीक है, तो क्या है वो होल नंबर में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल CO2, तो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन एटम है, मतलब अगर मैं ऐसे बात करूँ तो एक कार्बन एटम, दो ऑक्सीजन एटम, इस तरह से रहते हैं। ऐसे नहीं रहता कि हाफ कार्बन एटम है, 1/3 कार्बन एटम है, इस तरह से नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, यानी कि अगर मैं किसी भी कंपाउंड में बात करूँ तो जो नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CO2, तो यानी कि अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने CO2 को लिखा तो यहाँ पर एक कार्बन एटम है और एक बार मैं CO2 को लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर दो कार्बन एटम आ जाएंगे, या फिर इसका सोर्स डिफरेंट है तो डिफरेंट कार्बन ऑफ एटम्स आएंगे। ऐसा नहीं है। अगर किसी भी एक गिवन कंपाउंड की मैं बात करती हूँ तो उसके अंदर जो उसके नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, काइंड ऑफ एटम्स रहते हैं, यानी कि कितने टाइप के एटम है और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं कि ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है पोस्टुलेट के रिगार्डिंग। फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो देखो करेक्ट है, ये पोस्टुलेट है इसका। उसने क्या पूछा है, नॉट अ पोस्टुलेट, यानी कि कौन सा पोस्टुलेट नहीं है, बट फर्स्ट तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट ही है। सेकंड आपको गिवन है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि किसी एक एलिमेंट के लिए जो एटम्स रहते हैं वो तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं ना, तो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है कि एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, कि एटम्स कंबाइन करते हैं किस में भाई, स्मॉल रियल नंबर्स में। तो ये स्मॉल रियल नंबर्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉल होल नंबर्स होते हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि थर्ड स्टेटमेंट ही, थर्ड पोस्टुलेट आपको रॉन्ग दिया हुआ है। एंड फोर्थ क्या है भाई, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर ऑलवेज कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है भाई, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3, विच इज अ रॉन्ग पोस्टुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट डैश द आइसोटोप वाज चूजन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। देखो 1961 में यूनिवर्सली हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई एटम की एक यूनिट होगी जो सब वही वाली यूनिट को मानेंगे, उसे हमने क्या बोला, एटॉमिक मास यूनिट बोला। तो अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट थी ये हमने किसके बेसिस पे, यानी कि किसको रेफरेंस मान के, किस एटम के एटॉमिक मास को हमने रेफरेंस मान के चूज़ किया था। तो देखो यहाँ पर ये जो लिया है ये NCERT से ही लिया है, इसी के रिगार्डिंग है ये। तो यहाँ पर एक बार रीड आउट करते हैं कि क्या दिया हुआ है। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि जब हम एटॉमिक मास यूनिट को चूज़ कर रहे थे कि भाई किसको बनाए, तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने पहले ऑक्सीजन को चूज़ किया था। और ऑक्सीजन को कैसे लिया था, 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन एटम का हमने क्या किया था, 1/16 मास लिया था। अब इसके दो रीज़न थे कि भी हमने क्यों चूज़ किया था। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, कि ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव इन नेचर होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेता है एंड फॉर्म कंपाउंड्स। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, द एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट एज होल नंबर। और जब हमने 1/16 करके ऐसे निकाला तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास यूनिट थी इससे हमें क्या मिल रहे थे, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो मास मिल रहा था वो होल नंबर्स में मिल रहा था। बट इन 1961 में हमने यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया था एक नई एटॉमिक मास यूनिट को, यानी कि हमने जो रेफरेंस लिया था वो क्या लिया था, कार्बन 12 लिया था। क्या लिया था भाई, कार्बन का आइसोटॉप लिया था, और वो कौन सा है भाई, कार्बन 12 लिया था एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12, यानी कि 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि 1/12 लिया हमने इनटू में 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि अभी जो हम एटॉमिक मास लेते हैं वो हम किसके रेफरेंस में लेते हैं, कार्बन 12 के मास में पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मोलिक्यूल इज नोन एज। देखो यहाँ पर ये पूछा है कि किसी भी मोलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, या फिर एटॉमिक वेट बोलते हैं। तो देखो एटॉमिक मास तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक वेट भी डिफरेंट होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज एटॉमिसिटी। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर एटॉमिसिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं। एटॉमिसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट।
अब मोनोएटॉमिक रहेगा तो उसमें कितने एटम्स होते हैं, 1 एटम रहते हैं, ठीक है। मोनोएटॉमिक में कितने एटम्स होंगे, 1 एटम। डायएटॉमिक में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 2 एटम्स। ट्राइएटॉमिक में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 3 एटम्स। ऐसे सोन चलता रहेगा। जैसे टेट्राएटॉमिक है तो क्या हो जाएगा, 4 एटम्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल है। N2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर N2 की एटोमिसिटी पूछते हैं तो यहाँ पर देखो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोजन के, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम के प्रेजेंट है, तो इसलिए इसकी एटोमिसिटी क्या होगी भाई, 2 होगी। और यहाँ पर ये कैसा मॉलिक्यूल बन जाएगा, डायटोमिक। अब फॉर एग्जांपल O3, ये क्या होती है भाई, ओजोन है। अब यहाँ पर इसमें इसकी एटोमिसिटी की बात की जाए तो ये कितनी है, 3 है, ठीक है। O3 क्या है, ओजोन मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, 3, तो इसलिए इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई भाई, 3 हो गई। ऐसे देखो P4 क्या है, फॉस्फोरस है। अब यहाँ पर इसकी एटोमिसिटी की बात की जाए तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट देयर आर 4, तो यहाँ पर इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 4 है, और इसे हम क्या बोलेंगे, टेट्राएटॉमिक बोलेंगे। ऐसे देखो कार्बन है। अब कार्बन एटम को तो हम ऐसे ही लिखते हैं, तो इसकी एटोमिसिटी क्या बन जाएगी, 1, और इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक बोलेंगे। ऐसे ही सल्फर है। सल्फर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर एलिमेंट जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है S8 की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी एटोमिसिटी कितनी आ जाएगी भाई, 8 आ जाएगी, ठीक है। तो एटोमिसिटी क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। यहाँ पर देखो थॉमसन मॉडल के रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई है। इजी है, थॉमसन मॉडल तो सभी को पता है कि क्या होता है। फर्स्ट आपको गिवन है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इसने क्या बताया थॉमसन ने कि एक जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं, यानी कि इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बताया। सेकंड स्टेटमेंट बताया कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड, कि भाई यहाँ पर जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज रहता है वो हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। सो द एटम एज अ होल इज़ नॉट ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि भाई पूरा एटम जो रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखो रॉन्ग है। क्या होता है भाई, एटम को हमने क्या पढ़ा है कि एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि वहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है सेम उतना ही क्या होता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, तभी तो वो क्या बनता है, होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनता है। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओनली फर्स्ट वन इज ट्रू। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगर इस स्टेटमेंट में यहाँ पर ये इस तरह से होता कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यहाँ पर क्या है, नॉट नहीं होता। सो द एटम एज अ होल इज क्या होता भी, ऑलवेज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। बट यहाँ पर ये नॉट लगा है तो नॉट की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई भाई, रॉन्ग है, और इसलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू। यहाँ पर देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में बात की है और ये पूछा है कि कहाँ तक एप्लीकेबल होता है। तो देखो ये तो मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ तक एप्लीकेबल होता है, अप टू कैल्शियम तक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बट यहाँ पर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया है तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स होता क्या है, क्या पढ़ते हैं हम इसके अंदर। तो देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है, यहाँ पर हम एक बार रीड करते हैं। साइंटिस्ट अरेंज देन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो किसके अकॉर्डिंग अरेंज थे भाई, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। ही स्टार्टेड विद एलिमेंट्स हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास, यानी कि उसने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। कैसे, सबसे पहले उसने रखा लोएस्ट एटॉमिक मास वाले को यानी कि हाइड्रोजन को, एंड एंडेड एट थोरियम विच वॉज द 56th एलिमेंट, और उसने लास्ट में किसको रखा, थोरियम को रखा, 56th एलिमेंट था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा है इसी से आ गया। अगर यहाँ पर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पूछा है तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए मे बी वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कहीं से कुछ और क्वेश्चन पूछ ले। तो ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट, तो उसने क्या देखा कि जो भी 8th एलिमेंट रहता है हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि उसने सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन को रखा, फिर ये लिथियम, फिर बेरिलियम, इस तरह से उसने ये एलिमेंट्स को अरेंज किया था। फिर क्या बताया, एवरी 8th एलिमेंट, तो यहाँ पर जो लिथियम है, लिथियम के लिए जो 8th एलिमेंट आएगा वो क्या है भाई, यहाँ पर सोडियम है।
तो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो किसके सिमिलर आई, सोडियम के सिमिलर आई, ठीक है। एंड सोडियम इज़ द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम, यानी कि लिथियम के बाद जो 8th एलिमेंट है वो क्या है, सोडियम है। फिर सोडियम के बाद अगर 8th एलिमेंट देखा तो पोटाशियम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज़ आ रही थी, क्या आ रही थी भाई, सिमिलर आ रही थी। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल विद ईच अदर, यहाँ पर बेरिलियम का 8th एलिमेंट क्या है, मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग देखो कुछ पॉइंट्स और है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बताया कि भाई इट वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ये कैल्शियम तक रहता है, जो एक क्वेश्चन था अपना यही था। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू डैट ऑफ फर्स्ट, यानी कि कैल्शियम के बाद ये जो 8th एलिमेंट मतलब प्रॉपर्टीज़ रखता है सिमिलर फर्स्ट के, इस वाले रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है इट वाज अज्यूम बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर, भाई इसने ऐसा अज्यूम कर लिया था कि उस टाइम पे 56 एलिमेंट नोन थे, तो कि भाई 56 एलिमेंट ही नोन है और फ्यूचर में और एलिमेंट्स मतलब डिस्कवर नहीं हो सकते। बट लेटर ऑन हमने देखा कि और भी एलिमेंट्स क्या हुए, डिस्कवर हुए, और जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो इस रूल को फॉलो ही नहीं कर रहे थे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो ही नहीं कर रहे थे। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स, अब उसने कि भाई इस टेबल के अकॉर्डिंग जो उसने रूल बताया, जो उसने लॉ बताया, इसके अकॉर्डिंग फॉलो, उसने इस चक्कर में क्या किया, 2 एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में रख दिए। जैसे देखो यहाँ पर कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में रखा है, फिर यहाँ पर सीरियम और लेंथेनम को सेम स्लॉट में रख दिया। कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट, दीज आर प्लेस इन द सेम कॉलम, यानी कि एज फ्लोरीन एंड क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो थे इसी में रख दिया इसको। अब यहाँ पर क्या है, जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन रहते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है एज कम्पेयर टू क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन। एक तो इसने एक स्लॉट के अंदर दो दो एलिमेंट्स को रख दिया, ऊपर से इसने जिस स्लॉट के अंदर रखा उन एलिमेंट्स को, जिस ग्रुप के अंदर अरेंज किया उस ग्रुप से भी उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट। जो आयरन है, आयरन की प्रॉपर्टीज़ किससे रिजेंबल होती है, कोबाल्ट और निकल से, लेकिन इनको ये अलग अलग रख दिया, आयरन यहाँ है, कोबाल्ट निकल अलग इसमें रख दिया। विच हैव बीन प्लेस अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिकम इररेलिवेंट, और जब हमने नोबल गैसेस को डिस्कवर कर लिया तो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये क्या बन गया भाई, इररेलिवेंट बन गया। सब पॉइंट्स भी आपको क्या करने हैं भाई, यहाँ से रिवाइज करने हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस पूछी है हाइड्रोजन एटम की। अब देखो आपको रेडियस तो पता ही है क्या होता है, रेडियस बेसिकली किससे मतलब किसको शो कर रहा है, ये साइज़ को डिनोट करता है, साइज़ के बारे में ही रेडियस होता है। जैसे अब ये एक सर्कल है, इसकी अब ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो इसी तरह से एटम्स रहते हैं, तो एटम्स की जो रेडियस रहती है, तो द टर्म एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ एटम एंड द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज बाय द डिस्टेंस बिटवीन द। अब ये कैसे हम मेज़र करते हैं, न्यूक्लियस से, एटम्स के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वहाँ तक की डिस्टेंस जो रहती है उसे ही हम क्या बोलते हैं भाई, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसे ही हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक रेडियस बोल देते हैं। एंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पिकोमीटर, कितनी होती है भाई, 37 पिकोमीटर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है भाई, 10⁻⁻12 मीटर की। यूनिट कन्वर्जन भी आपको ध्यान रखनी है, क्या पता क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि व्हाट इज़ मतलब 1 पिकोमीटर, कि 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है, या फिर आपको यहाँ पर ऑप्शंस किस में दिए होते भाई, मीटर में दिए होते, इस तरह से 37 इंटू में 10⁻⁻12 मीटर, ऐसे ऑप्शन दिए होते। यहाँ पर होता है 37 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर, ऐसे ऑप्शन होते। तो आपको ये मीटर में भी पता होना चाहिए कि 1 पिकोमीटर कितना होता है भाई, 10⁻⁻12 मीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आज का सेशंस, बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।